हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और इस वीडियो में मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा। पहली है एक थिएट्रिकल रिलीज। इस फिल्म का नाम है हक और इस फिल्म के लीड में है यामी गौतम एंड इमरान हाशमी। और दूसरी फिल्म है एक डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज जिसका नाम है बारामुल्ला और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे। कोइंसिडेंटली इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज ये है कि इन दोनों फिल्मों के जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो डील करते हैं रीसेंट हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स से, कुछ ऐसी घटनाओं से जो फॉरएवर पोटेंट रहेंगे। तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इन दोनों फिल्मों के बारे में, और इसी कारणवश ये वीडियो होगी थोड़ी लंबी। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं रिव्यूज ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले बात करेंगे इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म हक की। हक का रिव्यू में एक चीज बोल के शुरू करना चाहता हूं, तो वो बात ये है कि ये फिल्म जिस टारगेट ऑडियंस को देखनी चाहिए, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट मैटर, वहां तक ये फिल्म शायद ही कभी पहुंचेगी। एंड व्हेन आई से द टारगेट, द राइट टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म, आई मीन एक्सट्रीमली अनप्रिविलेज्ड एंड एक्सट्रीमली अनएजुकेटेड मुस्लिम विमेन। आई एम प्रीटी श्योर जो प्रिविलेज्ड और वेल एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम विमेन है, एटलीस्ट उनके पास मॉनेटरीली एंड सोसाइटली इस फिल्म का एक्सेस होगा। लेकिन एग्जैक्टली वो इंडियन मुस्लिम औरतों का तबका जो पॉवर्टी और एक्सट्रीम इलिटरेसी के साथ साथ रह रही हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं, कि ऐसी एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में जहां पे आज भी शरिया लॉ और आउटलॉ होने के बावजूद भी 3 तलाक बॉटम लाइन है, उन औरतों को यह फिल्म देखने ही नहीं दी जाएगी। क्योंकि यह फिल्म जिस केस से इंस्पायर्ड है उस केस पे यह बेस्ड नहीं है। क्या डिफरेंस है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, वो आगे बताऊंगा। तो वो केस जब हुआ था, जिस टाइम पे हुआ था, तब भी वो केस इंपॉर्टेंस रखता था ज्यादा से ज्यादा अंडर प्रिविलेज और इलिटरेट इंडियन मुस्लिम विमेन के लिए, जितना वो आज भी रखता है। हक इंस्पायर्ड है बाय द लैंडमार्क मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस से, एंड ओवर टाइम दिस केस केम टू बी पॉपुलरली नोन एज द शाहबानो केस एज वेल। वैसे तो इस पूरे के पूरे मॉन्यूमेंटल लैंडमार्क केस की कहानी के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ सा रिफ्रेशर दे देता हूं। शाहबानो बेगम एक मुस्लिम महिला थी जो इंदौर में रहती थी। शाहबानो बेगम को इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने डिवोर्स दे दिया बाय द मींस ऑफ ट्रिपल तलाक, तलाक 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 बोलकर, यानी कि इन द ईयर 1978। शाहबानो बेगम के पति मोहम्मद अहमद खान इंदौर के एक जाने माने वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट थे और इन दोनों के साथ में 5 बच्चे थे। लेकिन शाहबानो बेगम से 14 साल की शादी के बाद एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान शरिया लॉ के तहत घर ले आते हैं एक और बीवी जो उनसे उम्र में और शाहबानो से उम्र में बहुत छोटी होती है। शाहबानो को अपने पति की ये दूसरी शादी बिल्कुल भी रास नहीं आती और लाजमी सी बात है कि घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली शरिया लॉ का फायदा उठाते हुए एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान ट्रिपल तलाक दे देते हैं अपनी पहली बीवी को और साथ ही अबैंडन कर देते हैं अपने पहली बीवी से 5 बच्चों को। इसके बाद शाहबानो अपना साहस जुटाती हैं और अपने हक के लिए लड़ती हैं, एक मेंटेनेंस सीख करने के लिए एक नियरली फ्यूटाइल केस अगेंस्ट हर हस्बैंड। इस केस को इनिशिएट करने के बाद शाहबानो का क्या हाल करते हैं उनके पति, क्या हाल करते हैं इंडिया के कोर्ट्स, और साथ ही क्या हाल करती है उनकी खुद की कम्युनिटी, यही है कहानी इस फिल्म की। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ इट, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा आपको। ऑन द सरफेस ऑफ इट, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, इट इज अ ब्रिलियंटली फैंटास्टिकली मेड फिल्म। यामी गौतम एज द फीमेल लीड इज द सोल एंड द बैकबोन ऑफ दिस एंटायर फिल्म। वी ऑलरेडी नो दैट यामी गौतम इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन हक में उनका रोल एकदम नेक्स्ट लेवल है। शी हैज गिवन वन ऑफ हर करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस। शाहबानो इस केस के दौरान जिस मेंटल ट्रेजेडी से, जिस मेंटल टॉर्चर से बीती होंगी, यामी ने उसको स्क्रीन पे बहुत ही प्यारी तरीके से उतारा है। शाहबानो's pain as a second and older wife and her absolute tragedy of being forcefully turned into a single mother, जब उनके पति जिंदा थे, जब वो एलिमनी देने से मना कर देते हैं, ये दोनों दर्द यामी ने अच्छी तरह स्टडी करे और पर्दे पे उतारे। इमरान हाशमी ने भी मोहम्मद अहमद खान का कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से निभाया है। इमोशनली कोल्ड एंड प्रोफेशनली अग्रेसिव, एक पढ़ा लिखा लेकिन टिपिकल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मेंटालिटी वाला आदमी। इमरान ने हर बार की तरह इस कैरेक्टर में भी अपना बेस्ट दिया है। इमरान ने जो कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले किया है, वो कैरेक्टर तभी कारगर होते हैं जब उनको देख के, जब आप उनको पर्दे पे देखें तो आपको घृणा हो और आपको होगी, आपको गुस्सा आएगा इस कैरेक्टर को देख के, एंड आई थिंक दैट इज अ विन। अब मैं आपको बताता हूं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने 2 चीजें क्यों बोली। पहली ये कि ये फिल्म इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली अडैप्टेड या फिर बेस्ड नहीं है शाहबानो बेगम के केस से। और दूसरी चीज ये जो मैंने बोली थी कि आपको ऑन द सरफेस ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। उसका रीजन ये है कि टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ने इस फिल्म की कहानी को तोड़ा है, मरोड़ा है अपने हिसाब से और कंप्लीटली ग्लेज ओवर किया है कुछ एब्सोल्युटली नेसेसरी फैक्ट्स जो बताने चाहिए थे। स्ट्रिक्टली फैक्चुअली स्पीकिंग, अगर इस फिल्म के लीड कास्ट की, यानी कि इमरान हाशमी और यामी गौतम की एज को कंसीडर करा जाए और शाहबानो और उनके पति की एज को कंसीडर करा जाए जब ये केस हुआ था, तो इस फिल्म की कास्टिंग ही गलत है। शाहबानो को उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दिया था व्हेन शी वाज
62 ईयर्स ओल्ड। और शाबानो के अगेंस्ट मोहम्मद अहमद खान को ये केस लड़ने में मदद पता है किसने करी थी? मोहम्मद अहमद खान के दूसरे बेटे जफर अहमद खान ने, जो कि हुआ था उनकी दूसरी बीवी से, जिसके चक्कर में ये पूरा केस इनिशिएट हुआ था। और जफर अहमद खान अपने पिताजी की तरफ से, अपने बाप की तरफ से इस केस को फाइट करने में क्लोज एसोसिएट था, एक की फिगर था। इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बच्चों को दिखा दिया 13-14 साल का मैक्सिमम। शाबानो मोहम्मद अहमद खान की फर्स्ट कजन थी, ये नहीं बताया। और मोहम्मद अहमद खान की दूसरी बीवी, जिनका असली में नाम था हलीमा बेगम, फिल्म में कुछ और नाम है, वो भी इनकी फर्स्ट कजन थी, ये भी नहीं बताया। तो शाबानो बेगम और हलीमा बेगम, बीवी नंबर 1 एंड बीवी नंबर 2, दोनों कजन बहनें थी। और इसी रिलेशनशिप के चलते इन दोनों बहनों में बड़ी जबरदस्त लड़ाई भी थी। दोनों बहनों में इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस रिलेशनशिप को ही डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया फिल्म में। यह दिखाया कि इमरान हाशमी पाकिस्तान से अपनी एक्स लवर को दोबारा से शादी करके ले आता है। अहमद खान के शाबानो से 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां, ये तो दिखाया है। लेकिन जब यह केस चल रहा था उनकी उम्र अच्छी खासी थी, उनकी उम्र कम कर दी। अहमद खान के हलीमा बेगम से, यानी कि सेकंड बीवी से 7 बच्चे थे, 6 लड़कियां और 1 लड़का। और इस एक लड़के ने अपने बाप के साथ, जफर अहमद खान था इस लड़के का नाम, अपने बाप के साथ शाबानो के अगेंस्ट केस लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये दिखाया ही नहीं। एक्चुअल केस का जो प्रेमिस था, जो फंडामेंटल था, उसको एब्सोल्युटली बुच्चर करते हुए कहानी में, फिल्म की आपको यह बताया जाएगा कि केस था खाली एलिमनी का। लेकिन नहीं, असलियत में यह केस एलिमनी का था। बट दिस केस वाज ड्रिवन बाय द खींचातान बिटवीन द सन्स फ्रॉम बोथ द वाइफ्स फॉर द प्रॉपर्टीज दैट अहमद खान हैड। अहमद खान को नफरत थी शाबानो से कि उसने केस कैसे डाल दिया मुझ पे। लेकिन अहमद खान को शाबानो से ज्यादा नफरत थी शाबानो और उसके पहले 3 बेटों से। तो अहमद खान का कहना था कि इन्हीं 3 बेटों ने अपनी मां को चाबी लगाई है कि एलिमनी का केस करो और फिर इसको हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी डाल देंगे आगे जाके। ये बहुत फंडामेंटल प्रेमिस था इस पूरे के पूरे केस का, जो कहानी में होना चाहिए था। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के ढोला नाम पर इन्होंने करा क्या? इन्होंने पूरी की पूरी कास्ट की, लीड कास्ट की उम्र ही बदल दी, जिसकी वजह से पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है। दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट के मुसलमानों और बरेली स्कूल ऑफ थॉट के मुसलमानों के मौलवियों के बीच बड़ी जबरदस्त खींचातान हुई थी, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, बहसों बहसी हुई थी इस केस के चलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा एंगल ही अगेन डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ही नहीं फिल्म में। कुछ मुफ्तियों ने तो शाबानो को यह तक ऑफर किया था कि अगर तुम केस वापस ले लोगी कोर्ट से तो हम तुम्हारे बेटों की बढ़िया नौकरियां लगवा देंगे। कहां पर? ओमान में। फिल्म में यह तो ठीक बताया गया है कि मोहम्मद अहमद खान ने एलिमनी, मंथली एलिमनी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था शाबानो को। लेकिन ये फैक्ट ये पूरा का पूरा चबा गए, पूरा डिलीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो शाबानो के केस में शाबानो के फेवर में आई थी, उससे पहले, उस जजमेंट से पहले 24,000 रुपए शाबानो ले चुकी थी अपने हस्बैंड से। और इस पूरी की पूरी कहानी का सबसे बड़ा ब्लंडर सुनो, राजीव गांधी और कांग्रेस की मॉन्यूमेंटल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाई। शाबानो जिस केस को 8 साल तक लड़ती रही, उस 8 साल लंबी लड़ाई को बिल्कुल मटिया मेट और नेस्ता नाबूद कर दिया कांग्रेस की द मुस्लिम वुमेन एक्ट ऑफ 1986 ने। सिंपली बताऊं तो शाबानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनका पति इनको एलिमनी देगा। 84 में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी कांग्रेस और राजीव गांधी को लगा कि अगले इलेक्शन में हम हार जाएंगे अगर हमने इस केस को ओवरटर्न नहीं किया, क्योंकि हमारा मुस्लिम वोट बैंक मर जाएगा। तो उन्होंने करा क्या? ये एक्ट लागू किया और टॉपल कर दिया, ओवररन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को और लाके खड़ा कर दिया कहां पे? शाबानो को, जहां से उस बेचारी ने शुरू किया था। फिल्म में दिखा रहे हैं भैया वाह वाह वो केस जीत गई, लेकिन असलियत में हुआ यह था कि उस बेचारी को कभी भी 1 साल से ऊपर एलिमनी मिली ही नहीं कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में। यह मॉन्यूमेंटल हिस्सा इस पूरे के पूरे केस का दिखाया ही नहीं इन्होंने। इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर सुपर्ण वर्मा। और मियां अगर आप ये वीडियो गलती से देख लेंगे ना मेरे रिव्यू की, तो लानत है आपके ऊपर। एक इतना लैंडमार्क और इतना सेंसिटिव केस जो खाली शाबानो की ही नहीं, हर मुस्लिम औरत की जिसको जरूरत थी उसकी जिंदगी बदल सकता था, उस केस को तुमने उठाया, उस पर फिल्म बनाने की ठानी और उसके साथ जस्टिस करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उस पूरे केस को डाइल्यूट ही कर दिया। ये सारे के सारे फैक्ट्स जो इस केस के बारे में मैंने आपको अभी बताए हैं ना, ये मैंने पता कहां से निकाले? इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट सईद नकवी और ये छपा था 4 दिसंबर 1985 को और इसके अंदर हर चीज बेसिक मेंशन्ड है इस केस के बारे में। और ये सारी की सारी चीजें जो सारे बेसिक्स इस कहानी के, इस केस के, इस आर्टिकल के अंदर है ना, वो इस फिल्म की कहानी में दिखाए जाने चाहिए थे, क्योंकि इनके बिना इस केस की कहानी ठीक से प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अपना बॉलीवुडियापन दिखा दिया। तो जैसे कि मैंने कहा था, सरफेस लेवल पे ये फिल्म बढ़िया है, इसको देखो। लेकिन क्या इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के डायरेक्टर्स और राइटर्स की इंटेंशन है आपको इस केस के बारे में असली चीजें बताने की? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और जहां तक रही बात क्या ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप, तो आज के टाइम में तो जनाब एक दीवानियत की दीवानियत जैसी फिल्म जिसमें एक्टिंग चप्पल छाप है, कहानी चप्पल छाप है, डायरेक्शन तो सबसे ज्यादा चप्पल छाप है, वो भी टिकट खरीद लो कि पूरी सिंपैथी की भीख मांग मांग के हिट हो जाती है। फिल्म कैसी है इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ये फिल्म तो फिर भी देखी जा सकती है। मैं चाहता हूं ये फिल्म कमाए पैसा, जाके लोग इसको फिर भी देखें। अब हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई बारामुल्ला की।
बारामुल्ला के बारे में मैं आपको सबसे पहली बात यह कहूंगा कि इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है ना, जिस तरह से चीजों को ट्रीट किया गया है ना इस फिल्म में, वो बहुत यूनिक है। आपने इंडिया में तो एटलीस्ट ऐसी चीज, ऐसी फिल्म में पहले नहीं देखी। आपकी आंखों के सामने एक बच्चा हो जाएगा गुल छूमंतर। डायरेक्टर आदित्य धार, जिनकी धुरंधर आने वाली है, बिल्कुल सही समझा आपने, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को जन्म दिया है, इसकी कहानी को लिखा है एंड ही हैज मेड अ वेरी 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 ब्रेव अटेम्प्ट विद इट। मैं बताता हूं वो कैसे। अगर बारामुल्ला का आपने ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर से ये लग रहा था कि ये एक हॉरर फिल्म है, लेकिन ये है एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हॉरर नहीं है, इसमें हॉरर पता है किसका है? इस फिल्म में हॉरर है उस सच्चाई का जो कश्मीरी पंडितों ने फेस करी थी जब उनको मारा गया था कश्मीर में। और आदित्य धार ने इन्हीं किलिंग्स को इस फिल्म की कहानी का बड़ा ही जबरदस्त फंडामेंटल बनाया और उसके साथ जोड़ दिया कहानी में कश्मीर में हो रही मिलिटेंसी को। बच्चों को इकट्ठा करके पत्थरबाज बनाकर ले गया था। और साथ ही कहानी में अटैच कर दिया एक फैमिली के डायनामिक्स को। और ये पूरी की पूरी कहानी, वही मैं कह रहा हूं, आपने ये चीज पहले नहीं देखी होगी। ये कहानी जैसे जैसे पैन आउट होती है ना, एवरी मोमेंट यू वुड थिंक कि यार ये कुछ बहुत ही अलग अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी आपको बांध के रखेगी और हर मोड़ पे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आपको कंफ्यूज करती रहेगी, विच इज हाउ स्टोरी टेलिंग इज डन फॉर दीज टाइप ऑफ फिल्म्स। ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी स्लो बर्न लग सकती है, जो कि ये है भी, लेकिन ट्रस्ट मी, लेट इट कुक। रियल इवेंट्स, थ्रिल और सुपरनैचुरल हॉरर का जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो एक कहानी में अच्छी तरह ना करा गया, बहुत रेयर देखने को मिलता है और इस कहानी में वो है। फिल्म शूट हुई है बारामुल्ला में और फैंटास्टिक ब्यूटीफुल शॉट्स लिए गए हैं। वादियां जबरदस्त दिखती हैं, गिरी हुई बर्फ इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से शूट करी गई। कदरदान साहिबान, आपकी आंखों के सामने पूरी की पूरी फिल्म का जो फील है वो बहुत ग्लूमी है, डिमली लिट है शॉट्स और साथ ही जितने भी कलर पैलेट्स यूज करे गए हैं बहुत ही ग्लूमी लगते हैं वो देखने में, विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स समथिंग नेफेरियस, समथिंग बैड इज हैपनिंग। एक कश्मीरी पंडित फैमिली के मैसेकर का सीन है, वो सीन ना स्ट्रेच्ड आउट है, तसल्ली से वो सीन चलता है, आपको गोर दिखाया जाता है, ग्रूसमनेस, क्रूरल्टी दिखाई जाती है, आप रो पड़ेंगे वो देख के। फैंटास्टिकली कश्मीर में पोस्टेड एक पुलिस वाला जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करता है, उसको कैसा तरीके का पीटीएसडी होता है एक मिशन के बाद, जबरदस्त तरीके से दर्शाया गया है। और इस पुलिस वाले का यही पीटीएसडी कैसे डायनामिक्स बदल देता है रिश्तों के बिटवीन हिम, हिज वाइफ एंड हिज किड्स, स्पेशली हिज डॉटर। कैश ग्रैब करने के लिए या फिर सेंसेशनल होने के लिए नहीं बनाई गई है ये फिल्म। इस फिल्म की कहानी एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो सुपरनैचुरल थ्रिलर के जॉनरा में एक ब्रेक थ्रू ला सकती है। इस फिल्म की कास्टिंग इतनी अप्रोप्रिएट तरीके से करी गई है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फिल्म की लीड में आपको दिखेंगे मिस्टर मानव कौल, जो एक मंजे हुए ब्रिलियंट कलाकार है। मजाक तो मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ बस, वो भी साल में 1-2 बार। नाउ सिंस फिल्म का नाम बारामुल्ला है, फिल्म की कहानी जो आप देखेंगे वो घटित होती है बारामुल्ला में और मानव कौल भी बारामुल्ला से ही है। तभी मानव की जो हिंदी, आप कश्मीरी हिंदी जो सुनेंगे, जो भी वहां बोली जाती है, जिस भी लहजे में बोली जाती है, मानव ने वो जबरदस्त तरीके से पकड़ी है। और हर किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं होती है। फिल्म में मानव कौल के कैरेक्टर की बेटी का रोल प्ले किया है अरिस्टा मेहता नाम की एक चाइल्ड एक्ट्रेस ने। एंड हैट्स ऑफ टू दिस यंग गर्ल, क्या काम किया है। शी इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर फिल्म। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? अगर कुत्ता होता तो भौंकता। अरिस्टा मेहता, इस चाइल्ड आर्टिस्ट का काम, इस यंग लड़की का काम इस फिल्म के अंदर ना, अगर आप अगेंस्ट रखो ना वेल प्रोवाइड एंड प्रिविलेज नेपो किड्स से, जिनके पास कितने ट्रेनर होंगे एक्टिंग के लिए, मैं बता रहा हूं, यू वुड बी ब्लोन अवे बाय हाउ गुड दिस लिटिल गर्ल इज इन द फिल्म। भाषा सुमली, अश्विनी कौल और शाहिद लतीफ जैसे जाने माने चेहरे भी आपको फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में दिखेंगे। इनफैक्ट एवरीबडी हु हैज बीन गिवन अ सपोर्टिंग कास्ट रोल इन दिस फिल्म हैज नेल्ड इट। फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य सुहास जामले एंड ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर लगी मुझे फिल्म देखते हुए, और वो ये थी कि आदित्य सुहास जामले की डायरेक्शन के ऊपर ना कहीं बहुत हैवी इंफ्लुएंस था आदित्य धार की डायरेक्शन का, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग बिकॉज ही हैज कंसीव्ड द स्टोरी। लेकिन मुझे अभी भी देखना है कि आदित्य अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में अपना कैसे फ्लेवर डालते हैं अपनी डायरेक्शन। अब मेरे हिसाब से इस फिल्म के 2 ड्रॉबैक्स हैं, शायद आपको ना लगे, पर्सनली मुझे ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील हुआ। पहले यही कि एक पुराने ट्रोप को यूज किया गया है और वो ट्रोप ये है कि एक ऑफिसर है, उसको पीटीएसडी है और वो पीटीएसडी डायनामिक्स बदल देता है और कहानी के रुख को मोड़ना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं जाके उसका जो खुद का इमोशनल बैकग्राउंड होता है वो अफेक्ट करता है कहानी को और उसके बच्चों को। कहीं ना कहीं ये पहले भी देखा गया है। और दूसरा वही, जैसे कि मैंने कहा था, फिल्म कहीं ना कहीं लोगों को स्लो बर्न लग सकती है। लेकिन बिलीव मी, नन ऑफ दीज 2 ड्रॉबैक्स जो मैंने आपको बताई है इतने मॉन्यूमेंटल नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस मेक और ब्रेक कर देंगे बारामुल्ला को देखने का।
तो ओवरऑल बारामूला वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा माइंड ब्लो हो गया, या फिर मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने क्या देख लिया, बट दिस फिल्म लेफ्ट मी इन अ ट्रांस। दिस फिल्म मेड मी थिंक अबाउट वेयर द फिल्म मेकिंग इज हेडिंग इन द इंडियन ओटीटी स्पेस। तो हक और बारामूला दोनों ही देखने लायक फिल्में हैं मेरे हिसाब से। तो हक की सच्चाई मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी ऐसी कहानियों पे पिक्चरें बन रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बारामूला इज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म, जरूर जाके उसको चेकआउट करना। अगर बारामूला जैसी फिल्म मेकिंग को हम एनकरेज नहीं करेंगे ना, तो एक दीवाने की दीवानियत और सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी चप्पल छाप फिल्में ही हमारे को मिलेंगी। अगर आपने इन दोनों में से एक भी फिल्म देख ली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगले हफ्ते कुछ धमाकेदार कंट्रोवर्शियल वीडियोस में आपके लिए ला रहा हूं, और एक दो रोस्ट भी हैं। तब तक के लिए माओ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।